अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ेशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक। प्रोग्राम के मेज़बान रेहान आर्जी तौर पर मौजूद नहीं होंगे और उनकी आर्जी गैर हाज़िरी में मेज़बानी के फ़राइज़ मैं अंजाम दूंगा। मोदी सरकार अपने सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करने से बाज नहीं आ रही है। गोगे इस बार भारत में होने वाले इंतखाबात में मोदी का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया उस तरह से नहीं चला जैसे पहले चला करता था, लेकिन नरेंद्र मोदी इंतखाबी मुहिम और इंतखाबात के बाद भी पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने से बाज नहीं आ रहा है। और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस मरतबा अपना रद्द-ए-अमल भी दिया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अगले मोर्चों पर तैनात फौजी जवानों के साथ ईद उल अज़हा मनाई और ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने हाजी पीर सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल का किया है दौरा और आर्मी चीफ ने मकबूजा कश्मीर के मामले पर UN करारदादों के मुताबिक पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ का इआदा किया और जम्मू मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी अवाम की आज़ादी की जद्दोजहद पर उन्होंने गुफ्तगू भी की है। उसके साथ साथ उन्होंने कश्मीरियों पर भारत के जारी जुल्म बर्बरियत की मजम्मत करते हुए कहा है कि इंतखाबात के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है। आर्मी चीफ ने इसके साथ साथ ये भी कहा है कि ऐसे हथकंडे और जाली फ्लैग ऑपरेशंस भारत का मामूल का सियासी आलाकार बन चुके हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की बात की है। किसी भी इश्तियाल अंगेज़ी या पाकिस्तान की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी का फौरी और पुरअज़्म जवाब दिया जाएगा। अब आर्मी चीफ का ये बयान बहुत अहमियत का हामिल है कि दुश्मन हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी न समझे। भारत अगर पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने से बाज नहीं आया और या फिर उसने पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी इक़दाम उठाने की सोची तो उसको संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा और मकबूजा कश्मीर का फ़ैसला उसूली क़वाइदो ज़वाबित के मुताबिक ही होगा। तो इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार खान साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार खान साहब आपके वक्त का। सर ये बताइएगा, ईद उल अज़हा के मौके पर जवानों के साथ ईद मनाई, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जो बात उन्होंने की, लाउड एंड क्लियर मैसेज गया सरहद के उस पार। आई थिंक बड़ा जरूरी था बिकॉज लाइन ऑफ कंट्रोल पे गए और ईद की नमाज पढ़ी जवानों के साथ, और जो सबसे सेंट्रल सेक्टर है जो फेस करता है श्रीनगर को, वहां से उन्होंने आई थिंक ये पैगाम दिया है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि इलेक्शन से पहले भी बहुत ज्यादा रिटोरिक था मोदी का, राजनाथ सिंह का कि जी हम खुदा ना खास्ता जीबी पे चढ़ाई कर देंगे, पाकिस्तानी कश्मीर पे हमला करेंगे। तो ये रिटोरिक जो है ये हमने देख लिया। अगर पिछले आई थिंक 3-4 साल की परफॉर्मेंस देख लेना इंडियन मिलिट्री की, तो उसमें चीजें क्लियर हो जाती है कि 80 अरब डॉलर का बजट रख के ये कर क्या रही है। 2019 में इनको फरवरी में स्विफ्ट रिटॉर्ट में मार पड़ी और ये आगे फिर नहीं बढ़ सके। बड़ी कोशिश की उन्होंने प्रेशर डालने की, और 2020 में जब थोड़ा सा बड़ी फोर्स चाइना के साथ इनका फेस ऑफ हुआ, उधर भी मार पड़ी और 250 स्क्वायर किलोमीटर चला गया। तो टोटल औकात इनकी ये है, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है चाइना के साथ, ये कुछ कर नहीं सकते। और मोदी को भी प्रॉड किया गया था जी कि चाइना इतना एरिया ले गया है। ये 2020 जून की बात है, ज्यादा पुरानी नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा था जी मैं भी क्या करूं, अगर डरते हैं तो फिर वो शायद सारे का सारा जो ऑक्युपाइड डिस्प्यूटेड एरिया वो चला जाएगा। तो असल में इनकी ये औकात है, 80 अरब डॉलर से ज्यादा का बजट है, बढ़ के डेफिनेटली जरूर मारते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे अंदर से कुछ लोग हैं जो इस चीज को हवा देते, विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। वो फौज के बुग़्ज़ में जो है वो भारत की आवाज में आवाज बनाते हैं। असल मसला तो यही है ना कि पल्ले कुछ नहीं है अब भारत के, लेकिन वो प्रोपेगेंडा इतना कामयाबी से करता है और उस प्रोपेगेंडे को हवा देते हैं खुद हमारे अपने नाक़िबत अंदेश लोग जो इस वक्त मुल्क में बैठ के पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं? जी एग्जैक्टली, तो आई थिंक सबने देखा है। मतलब एक्चुअली कहते हैं ना, नो दे लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कि जब भी मौका मिलता है तो। बल्कि अभी तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी का बयानिया उसको भारत रेजोनेट करता है और भारत का बयानिया इनके लोग रेजोनेट करते हैं। तो ऐसे लगता है कि ये बेसिकली एक ब्रांच है, चाहे भारतीय मीडिया है या रिसर्च एनालिसिस, इनकी एक ब्रांच खुली हुई है पाकिस्तान में और नॉर्थ अमेरिका और यूके में, और वहां से बैठ के ये डेली आई थिंक डेली बेसिस पे दे असॉल्ट द स्टेट और स्टेट इंस्टीट्यूशंस को। लेकिन आई थिंक हमारी फौज बैटल हार्डन्ड है, लीडरशिप जो है उसने डिटर्मिनेशन है। अफगानिस्तान का भी आपने देखा, आज की खबरें हैं कि बहुत बड़ा दहशत मारा गया, और इंशाल्लाह ये भी वेस्टर्न बॉर्डर भी टोटली सिक्योर हो जाएगा। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। बाकी ये जरूर है इकोनॉमिक आप कह ले चैलेंजेस हैं, इकोनॉमी की अच्छी हालत में नहीं, तो इस चीज का फायदा उठाया था। अभी कश्मीर में भी देखा, आजाद कश्मीर में एफर्ट की गई तो इसको ब्लो अप किया जाए। हालांकि एक लोकल सा इशू था जो रिजॉल्व हो गया, लेकिन उस पर भी आई थिंक बहुत ज्यादा इन्होंने बिल्डअप किया। और अगेन उसमें देखें भारत और एक पॉलिटिकल पार्टी एक ही बयानिए पे काम कर रहे थे।
सही है सर, वो तो बिल्कुल क्लियर है, वो तो नज़र आता है कि एक ही बयानिए पर चल रहे हैं, एक ही तरह का प्रोपेगेंडा भी होता है। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ इसमें जो तब्दीली आई है, जो माजी में जिस तरह की मुहिम चलाकर वोट इकट्ठे किए जाते थे मोदी सरकार की जानिब से, अब की बार शायद इंडिया में सैनिटी प्रिवेल कर रही है कि जो 400 का आंकड़ा अबूर करने अब की बार 400 पार ये कहा जाता था और वो नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि सैनिटी प्रिवेल कर रही है। खुद इंडियंस को ये समझ आ रही है कि वो पाकिस्तान को गालियां देने से जनाब अब बात नहीं बनेगी। आप समझते हैं, इत्तेफाक करते हैं? इसमें आई थिंक एक तो ये बड़ा रीजन है कि इंडियन आई थिंक जो वोटर है बड़ा इंटेलिजेंट है। उसमें आई थिंक 3-4 फैक्टर्स हैं। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हुई है दलित मुस्लिम और मेनली स्पेशली उत्तर प्रदेश में दलित और मुस्लिम्स की अलायंस हुई है, और ये बहुत बड़ा एक्चुअली डेमोग्राफिकली बड़ा वेट है इसमें। एट टाइम इस चीज को मद्देनजर नहीं रखा जाता या नजरअंदाज करते। बीजेपी का ख्याल था कि मेन हिंदू जो लेट्स से बेल्ट है, काओ बेल्ट, उसमें से वोट ले जाएगी उत्तर प्रदेश, तो उनको जहेज में मिला हुआ है और वो जो है इसमें अपना बड़े आराम से ले जाएंगे। लेकिन इस दफा जो मुस्लिम्स हैं विच फॉर्म अबाउट 25% ऑफ उत्तर प्रदेश, इसी तरह फिर दलित्स हैं, फिर यादव जो आप कह लें कि ऑल्दो लोअर कास्ट में आते हैं बट दे वर्नाज में आते हैं, तो इनका एक अलायंस बना और आपने देखा किस तरीके अखिलेश यादव ने इनको डिफीट किया और बड़ी बुरी तरह और खुद उत्तर प्रदेश अपनी रियासत में हार गए हैं। राम मंदिर जहां बनाया, जहां इतने जतन किए, वहां से हार गए हैं। ये एग्जैक्टली उसमें एक और चीज थी कि जो जहाँ पे राम मंदिर अयोध्या में जिन्होंने जाके डिमोलिश किए जो पुराने मंदिर थे, बिकॉज उसके अंदर साफ ज़रा कॉर्पोरेट इंडिया अडानी अंबानी का इंटरेस्ट है कि बड़े मंदिर बने और उसमें होटल्स बने एंड ऑल दैट, तो उसमें हिंदू वोटर भी इसके खिलाफ थे। दूसरा इनकम्बेंसी फैक्टर है, हमेशा इंडिया में अप्लाई होता है कि 2 टर्म्स के बाद अगर गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर रही है, नारे मार रही है। अभी एक फिगर आपको दूं कि 80 करोड़ से ज्यादा आबादी है भारत की, जो इस वक्त 5 किलो चावल और 1 किलो दाल पर हेड उनको मिलता है एक महीने की। जस्ट इमेजिन कि ज्यादा अफोर्ड नहीं कर, ये इनके अपने फिगर्स हैं, आप जाके देख लें। उसके बाद जॉब्स का प्रॉमिस था मोदी का, करोड़ों जॉब्स देंगे जिस तरह आई थिंक हमारी एक जमात ने किया था। फिर नोटबंदी के बाद ने कहा था हर 50 लाख घर 1 करोड़ नौकरियां, ये नारा लगाया था। जी एग्जैक्टली। तो ये चूंकि कर नहीं सके, बाकी मैक्रो लेवल पे मैं मानता हूं कि अगर आप उनका मैक्रो लेवल पे इकोनॉमी का हेल्थ देखें तो बड़ी हेल्दी नजर आती है, क्योंकि उसमें जो कॉर्पोरेट इंडिया है, जो बिलियनर्स हैं, उनको बहुत फायदा हुआ है। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उनको गए। अभी रफाइल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी आई थिंक अंबानी को मिला है। फिर अडानी जो है उसने फॉर्म्स हैं, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे टेलीकॉम है और ऑयल एंड गैस है। आप हैरान हो गए कि इस वक्त 80% एयरपोर्ट्स और जो पोर्ट्स हैं भारत की, वो इन 2 ग्रुप्स के पास हैं, अंबानी के पास ने, अडानी के पास। टाटा ने इनकी एयरलाइन ले ली है। तो उस लिहाज से कॉर्पोरेट इंडिया ने बड़ा पैसा बनाया है, बैंक्स ने बड़ा पैसा बनाया है, लेकिन आम आदमी जो है बहुत ज्यादा सफर किया है, और आई थिंक दैट वाज वन रीजन कि लोगों ने वोट आउट। फिर ये जो मुस्लिम एंटी मुस्लिम वोट होता था या एंटी पाकिस्तान, वो भी नहीं चला, बिकॉज उसमें कांग्रेस ने आई थिंक, जो राहुल गांधी को क्रेडिट जाता है, पूरे इंडिया में एक यात्रा की और लोगों को एहसास दिलाया कि नारों पे आप ना रहें, आफ्टर ऑल इंडिया ने आगे ग्रो करना है। तो मेरे ख्याल में जो नफरत की सियासत थी उसको बहुत बड़ा सेटबैक है, और होपफुली अगले इलेक्शन तक आप समझते हैं, जिस तरह आपने राहुल गांधी को क्रेडिट दिया है, जिस तरीके से कैंपेन उन्होंने चलाई और जिस तरीके से एक नकब लगाई है, मोदी का जो बयानिया था उसको ढेर कर दी, आप समझते हैं अगली टर्म में राहुल गांधी या कांग्रेस जो है वो बरसरे इक़्तिदार आ सकती है और उसका कोई इम्पैक्ट पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पर पड़ सकता है? जी आई डोंट नो, पाकिस्तान के ताल्लुकात पे तो डेफिनेटली उसमें सैनिटी कैन प्रिवेल, लेकिन ये जरूर है कि अगर जिसको महागठबंधन ये कहते हैं, इफ दे कंटिन्यू विद द यूनिटी, जो इंडिया अलायंस है इसमें काफी सारी पार्टियां हैं, इसी तरह एनडीए अलायंस में भी बहुत सारी पार्टियां हैं जो बुडी साहब, उसमें अगर यूनिटी रहती है और दे कंटिन्यू विद देयर आई थिंक जो इनकी नैरेटिव की कैंपेन है और डिलीवर करें जहां पे इनकी अपनी मेजोरिटी अभी कई स्टेट्स में, तो मे बी इसमें दे आर एबल टू टर्न, क्योंकि ये लग ये रहा था कि इस दफा ये 2/3 ले जाएगी बीजेपी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करेगी, हिंदुत्व रिपब्लिक बनेगा और बिल्कुल मुसलमानों को स्पेशली दलित का नात का जो है बंद किया जाएगा। लेकिन आई थिंक इस फिर पुश बैक जो है 3 कॉर्नर से हुआ। साउथ में, साउथ इंडिया जो है 3-4 रियासतें हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक है, केरला है, इसी तरीके से आंध्र प्रदेश है, फिर आप ऊपर चले जाएं वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट और इंडियन पंजाब, तो तीनों कॉर्नर से एक आई वुड से, एंड देन सेंट्रल उत्तर प्रदेश जो इनका हार्टलैंड थी, वहां पे बहुत बड़ा सेटबैक है। तो मेरे ख्याल में आप सही कह रहे हैं कि अगर ये यूनिटी रहती है इंडिया अलायंस में, तो नेक्स्ट टाइम में भी राहुल गांधी इमर्जेस यू नो एज द लीडर। अच्छा सर, हमने ये देखा है कि माजी में भी जब कभी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश की है मोदी सरकार ने, तो पुलवामा जैसे ड्रामे हुए हैं, दीगर वो सर्जिकल स्ट्राइक, सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स जो हैं उसके ड्रामे किए गए हैं। अभी भी आपको लगता है क्योंकि आम आदमी के मसाइल हल करने में तो नाकाम है, जैसे कि आपने भी फरमाया मोदी सरकार,
तवज्जो हटाने के लिए या डिफरेंट तरफ लाने के लिए लोगों को ऐसा कोई ड्रामा हो सकता है जिसमें पाकिस्तान को खास तौर पर टारगेट किया जाए? जी, इनकी एफर्ट तो हर दफा होती है, लेकिन अभी चूंकि ये डीबंक हो चुका है, डीबंक जो है ना अंदरूनी तौर पे हुआ है। लाइक इनके एक लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सत्यापाल मलिक, जिनको हम सत्यानाज मलिक भी कहते थे, ये गवर्नर थे ऑक्युपाइड कश्मीर पे जब ये चेंज ओवर हुआ P70 वाला। तो उसने आई थिंक बड़ा ओपनली साइडेड विद कांग्रेस ने कहा जी कि ये पुलवामा पे हमने वार्न भी किया था कि मत करो, अपने बंदों को मारो, तो फॉल्स फ्लैग था। बाकी भारत में भी जो सेकुलर तबका है या सोचने समझने वाले लोग हैं, वो समझते हैं कि इसकी गाव में बहुत ज्यादा, अभी कॉ स्लाटर पे आप देखें कितना ज्यादा मुसलमानों को लिंच किया जाता है, और सबसे ज्यादा जो मीट की एक्सपोर्ट है, और वो वाकई काओ की मीट की एक्सपोर्ट है भारत से होती है। जस्ट इमेजिन कि इनके कॉर्पोरेट इंडिया वाले क्या करते हैं और ऑन ग्राउंड मुसलमानों को टारगेट करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें क्लियर हुई हैं। पाकिस्तानी मीडिया का इसमें एक रोल है, डिस्पाइट कि हम समझते हैं हमारी आवाज नहीं सुनी जाती। आवाज सुनी जाती जब आप बात करें, फैक्ट को सामने लाएं, तो मेरे ख्याल उसका भी एक इम्पैक्ट आया है। अच्छा सर, ये बताया कि जो बैरून मुल्क बैठे हुए इंडियंस हैं, वो जाहिर है वो स्टेबल हैं, अच्छे ओहदों पर हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में भी अगर हम देखते हैं CEO लेवल तक इंडियंस ही हैं। उन्होंने मोदी को प्रमोट करने में, क्योंकि इंडिया के अंदर तो सारा मीडिया जो है मोदी को प्रमोट करता है, हमें नजर आता है। आपने कॉर्पोरेट सेक्टर की बात की, वो भी मोदी मोदी करते हैं और बड़ा सपोर्ट करते हैं, वो भी अपनी जगह पर एक फैक्टर मौजूद है। लेकिन जो बाहर बैठा हुआ इंडियन है, उसने किस हद तक किरदार अदा किया है मोदी के नारे को आगे ले जाने में, उसको प्रमोट करने में? ये भारतीय डायस्पोरा जो है, एक तो आई वुड से यूनाइटेड रहा है और नेशनल कॉज के लिए, अनलाइक हमारे लोग जो है किसी हद तक डिवाइडेड है। तो उसमें फिर बीजेपी ने, आपने देखा होगा कि आरएसएस की बकायदा ब्रांचेस हैं। यू कैन गो एंड हैव आरएसएस चैप्टर इन यूएस है, नॉर्थ अमेरिका में है, यूके में है, इस तरह साउथ ईस्ट एशिया में, ऑस्ट्रेलिया चले जाए। तो उधर इन्होंने बड़ा काम किया है, तो उस लिहाज से स्वय भी हुआ है। लेकिन बाय एंड लार्ज कांग्रेस का भी आपने देखा, राहुल गांधी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में भी गई, आई थिंक ही वेंट टू ऑक्सफोर्ड, फिर हार्वर्ड में जाके लेक्चर दिया। तो एक चेंज ओवर हुआ है कि उनको भी रियलाइज हुआ है। लेकिन एक परसेप्शन डेफिनेटली बनाई गई थी कि डायस्पोरा भी उनके साथ है, कॉर्पोरेट इंडिया भी उनके साथ है, और मोदी को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मेरे ख्याल इसके अगेंस्ट भी पुश बैक आएगा, बिकॉज जो अल्टीमेटली लाइक हिंदुत्व एजेंडा जो अमेरिका में तो नहीं चल सकता, इस पे भी आई थिंक कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, एंटी हिंदुत्व वेव भी चल रही है। तो मेरे ख्याल में वहां भी एक पुश बैक आएगा। लेकिन डायस्पोरा ने बाय एंड लार्ज मोदी को सपोर्ट किया। आपको याद होगा हाउडी मोदी रैली हुई जब ये अमेरिका गए थे, और बड़े पॉप एंड शो के साथ। लेकिन वो चीजें आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता फिजल आउट होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा सर, ये बताइएगा, जैसे आर्मी चीफ ने तो बड़ा क्लियर कह दिया है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ अगर झूठा प्रोपेगेंडा करने से बाज नहीं आते और पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कदम उठाने की अगर आपने साजिश की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम ये बात कहते रहते हैं कि हमारे अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए, लेकिन बदकिस्मती से हर मरतबा पाकिस्तान को पुश करने की कोशिश जाती है। और जो इंटरनेशनल जो इस वक्त लॉबी कह लीजिए या इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है, वो मोदी की एक ऐसे किसी भी कार्रवाई, ऐसे किसी भी काम पर आंखें बंद किए बैठी, चाहे वो कश्मीर में मजालिम हो या दीगर ऐसी अमन को सबूताज करने की कोशिशें हों। क्यों नहीं बासपुरस की जाती, क्यों सरफ नज़र बढ़ता जाता है? जिसमें एक तो आई थिंक रीजनल पावर प्ले है, इंडो पैसिफिक में भारत को खड़ा किया गया चाइना के। लेकिन थोड़ा चेंज आया अभी, आज या कल आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने डिपोर्ट किए हैं पब्लिकली। इनके 4 एम्बेसी के अफसरान थे जो बेसिकली इसमें टारगेट किलिंग के लिए लेट्स से डाटा इकट्ठा कर रहे थे या स्पाइनाज कर रहे थे। कतर में इनके फांसी की सजा हुई, जो बाद में मोदी साहब ने घुटने टेके और माफ कराई। इनके 8 नेवल ऑफिसर्स थे, सीनियर लेवल। अमेरिका में अभी डिपोर्ट किया है चेक रिपब्लिक से एक बंदे ने। इस तरह कनाडा में हरदीप सिंह नज्जर के मर्डर में लोग पकड़े गए। तो इसमें इनकी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व। तो ऐसा आई थिंक देयर इज अ पुश बैक, रियलाइजेशन है कि ये एक पूरा फायदा उठाते हैं, इनका डायस्पोरा भी है, ट्रेड भी है, और ऑन ग्राउंड जो है भारत डिलीवर नहीं कर सका। अभी आप देखें ना, रशिया के अगेंस्ट जब यूएस ने इनकी मांगी फेवर, तो ना तो रशियन ऑयल लेने पे उन्होंने उसमें कोई, आई थिंक इंडिया ने नो किया। S-400 की डील है, ट्रेड है, और जो रशिया यूक्रेन वॉर पे एक न्यूट्रल स्टांस लिया है जो वेस्ट को बहुत चुभ रहा है। तो आप देखेंगे कि अभी वेस्ट से भी पुश बैक आएगा। तो वो जो आई थिंक हनीमून पीरियड था, वो आई थिंक इज गेटिंग नाउ न्यूट्रलाइज इन द सेंस, लोग रियलाइज करेंगे टोटल बनिया फायदा उठाता है। बट अदरवाइज जहां जरूरत पड़ती है, उनको पता है एक्चुअली दे कॉल के मिलिट्री अलायंस में सबसे वीक लिंक क्वाड में इंडिया है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने इनको स्विफ्ट रिटॉर्ट में किया, और उसके बाद चाइना ने इनका इतना एरिया ले लिया, और चाइना के अगेंस्ट अगर ये खड़ा कर रहे हैं उसको, और भारत अपना एरिया ही नहीं ले सकता। तो आई थिंक उस पर ट्रस्ट नहीं है। क्वाड पे भी काफी सवाल आ रहे हैं कि शायद वेस्ट जो अपने ओन पे ही कोई अलायंस बनाएगा, और भारत जो है चूंकि सामने खुल के नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल में इसमें थोड़ा बहुत चेंज आएगा। लेकिन यू आर राइट कि पब्लिकली अभी तक भारत को उस तरह कंडेम नहीं किया जाता जिस तरीके से होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आपके साथ जो इस वक्त इंडिया में खासतौर पर सूरत हाल है, मोदी सरकार के लिए क्या क्या चैलेंजेस और क्या क्या तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, उस पर आपने बात की। नाज़रीन,
अगले मौजू की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, बड़ी ईद तो गुजर गई, लेकिन अफसोस के हमेशा की तरह इस बार भी हमारे सियासी रहनुमा अपनी अपनी अनाओं की कुर्बानी न दे सके। अब एक बार फिर वफाक और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत आमने सामने खड़ी हो गई हैं और इस बार कशीदगी की वजह खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती हुई लोड शेडिंग है। ऐसे में वज़ीर आला केपी इस वक्त सूरत हाल को पेचीदा बना रहे हैं। वो कहते हैं कि 12 घंटे से ज़ायद की लोड शेडिंग नाकाबिल कबूल होगी। ऐसा महसूस होता है कि वो हुकूमत को मुश्किल में डालना चाहते हैं। कभी वो हुकूमत के साथ SIFC की मीटिंग्स में बैठते हैं, कभी वफाक के साथ चलने की बात करते हैं, तो कभी एकदम से यू टर्न लेकर हुकूमत पर तनकीद के निश्तर बरसाना शुरू कर देते हैं। अगर यूँ कहा जाए कि वज़ीर आला केपी विकटों के दोनों जानिब खेल रहे हैं तो गलत नहीं होगा। ये जो आपने तरीका इख्तियार किया हुआ है, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, आप मजबूर कर रहे हैं कि आपकी हुकूमत को धक्के देकर निकाला जाए और आप फिर स्टैंड नहीं कर सकते। मुझे आपकी कैपेसिटी का भी पता है, आपके हालात का भी पता है, आप किस तरह बैठे हैं मुझे ये भी पता है, और आपको किस तरह फिर निकालना है मुझे ये भी पता है। फिर आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, फिर आपकी चीखें निकलेंगी। आपने अपनी जबान का जो पास नहीं रखा, हमें हक लेने से कोई रोक भी नहीं सकता। अब सिर्फ धमकी नहीं बल्कि एक बार फिर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में जारहियत के मूड में भी नजर आई है। वज़ीर आला केपी डेरा इस्माइल खान में खुद को बिजली बहाल करने के लिए खुद वहां पहुंच गए और सिर्फ यही नहीं, वज़ीर आला केपी के इशारे पर सूबाई हुकूमत के वज़रा कानून को अपने हाथ में लेते हुए दिखाई दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर के रुकने सूबाई असम्बली फजल इलाही बिजली बहाली के लिए एक अलग अंदाज में नजर आए और उन्होंने पेशावर में रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में दाखिल होकर 10 फीडर्स की बिजली बहाल कर दी। दूसरी जानिब SDO शेदगढ़ी में डिवीज़न पेस्को ने रहमान बाबा पुलिस स्टेशन को मरासला लिख दिया, जिसके मुताबिक MPA फजल इलाही और जमील नामी शख्स ने 45 अफराद के हमरा रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन पर धावा बोला। MPA फजल इलाही ने पुलिस की मौजूदगी में ज़बरदस्ती फीडर चालू कराए और ज़बरदस्ती फीडर चालू कराने से पेस्को को 26,40,000 रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। मरासले के मतन में ये लिखा गया है कि MPA फजल इलाही और उसके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। अब साफ जाहिर है कि तहरीक इंसाफ ने अपनी गलतियों से कोई सबक नहीं सीखा है। तो इसी पर बात कर लेते हैं। पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब अहमद बच्चर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मैं पूछना ये चाहूँगा कि जो हम देख रहे हैं टेलीविज़न पर, जिस तरीके की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, जिस तरीके से ग्रिड स्टेशन में दाखिल होकर बिजली को बहाल किया जा रहा है, सर ऐसा कोई हुकूमत तो नहीं करती है, चाहे वो सूबाई ही क्यों ना हो, ऐसा कोई सियासी रहनुमा नहीं करता है, तो ये क्या ऐसा तो माफिया करते हैं? ये हो क्या रहा है मुल्क में? देखिए जी, मैं पहले तो बात यह है कि मैं पूरी बात आपकी नहीं सुन सका ड्यू टू सम टेक्निकल रीज़न। जो मुझे समझ आई है कि आप यही बात कर रहे हैं कि जो MPAs और हमारी पार्टी के मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर ग्रिड स्टेशन में गए हैं, तो वो उस बारे में आप बात कर रहे हैं। बात यह है जी कि सबसे पहली बात तो ये है कि उनका जाना उधर ये कोई इस तरह नहीं है कि आप ये समझें कि हमको रियासत के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ या मरकजी हुकूमत के खिलाफ हम कोई खुदा न खास्ता ऐसा काम कर रहे हैं। असल बात है रवैयों की। अच्छा, केपी के हुकूमत के साथ जो वफाक का रवैया है उसको जरा मद्देनजर रखें। देखिए आज 48-50 अबव KPK में टेम्परेचर है। वैसे भी KPK में काफ़ी इलाके हैं जो ज़्यादा गर्म होते हैं। उसमें आप खुद देखें कि जब आप शेड्यूल नहीं देंगे, आज से पहले ये होता था कि जो शेड्यूल होता था वो सूबाई गवर्नमेंट की कंसल्ट से होता था। पहले वो कंसल्ट करते थे सूबाई गवर्नमेंट से। अच्छा। और उसके बाद शेड्यूल होता था। ये अमूमन ये एक आम सी बात थी। यानी अब लाहौर है, जो लाहौर का अगर शेड्यूल देना है तो लाहौर में उन्होंने एक लूप में लेना होता है सारा, जिस तरह एक स्कैटर्ड एरिया का शेड्यूल और है, और एक मखसूस 18 घंटे लोड शेडिंग करके KPK को सजा देने की कोशिश की जा रही है। KPK को सजा क्यों दी जा रही है अहमद बच्चर साहब आपके ख्याल में? आपके सामने सारा कुछ, हमें सजा क्यों दी जा रही है? हमारे ऊपर नाजायज पर्चे क्यों है? हमें हर देखे ना, हमारे जितने लीडर्स अंदर हैं, जेल में हैं, पंजाब में जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, इससे ज्यादा वो क्या कर सकते हैं? सर यही तो माजी की हुकूमत, जो माजी की जो अपोजिशन थी, जो आपकी हुकूमत है, वो यही कहा करती थी कि आप लोगों ने भी इसी तरह के मुकदमा दर्ज करवाए थे, अंदर किया हुआ था, जेलों में रखा हुआ था। फर्क तो कोई ना हुआ ना फिर? नहीं, आपको आप थोड़ा सा इसको अपनी मालूमात को दुरुस्त करें। अच्छा, हमने कभी इस किस्म के मुकदमे नहीं दर्ज करवाए। हमारे दौर में तो बड़े इन्होंने आराम से। सर मुकदमा तो सारे खत्म हो गए ना, जब उनकी हियरिंग्स हुई हैं सारे मुकदमात एक एक करके खत्म हो गए हैं, उनमें कुछ था ही नहीं। हमारे तो डेढ़ महीना तो इन्होंने
जज नहीं लगने दिए। अभी हमारे ऊपर रिसेंटली FIR हुई है, ये कोई 2-4 दिन पहले की बात है। देखिए उस चीज में जाएंगे तो बहुत दूर तक बात आप ठीक कह रहे हैं, उस चीज में नहीं जाते अहमद साहब। मैं ठीक है, मैं आपको रोकूंगा। आपने जो पहले बात की, जाहिर है उस चीज में जाएंगे तो बहुत बहुत दूर तक चली जाएगी। आपने कहा कि वहां पर लोड शेडिंग की जा रही है, लेकिन सर पेस्को ये कहता है कि जहां लाइन लॉसेस 80% हैं, यानी यहां बिजली चोरी की जा रही है, अदायगियां नहीं की जा रही हैं, वहां की हम बिजली बंद करते हैं। बहैसियत हुकूमत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये चाहिए कि वाकई वहां से बहाली करवाए और जो खजाना है उसको भरे। ये तो करना ये चाहिए था, उल्टा उसके बरक्स हो रहा है। शह दी जा रही है ऐसे लोगों को, चोरों को। एक बात सुने, एक प्रोसेस होता है। क्या ये कहाँ का असूल है कि जहाँ पंजाब में कोई बाकीदार हो तो उसको घर आके उसका घर गिरा देते हैं? देखिए एक नोटिस होते हैं, एक उनको पहला नोटिस जाता है, दूसरा ये इस दफा सारा कुछ हो गया। यानी आप देखें कि इस दफा क्या रवैया है। क्या KPK पिछली गर्मियों में नहीं था? KPK इस दफा को नया सूबा बना है। देखिए बात यह है कि ये क्या बात करते हैं फेस्को वाले, उनका तो काम ही गलत बयानी करना है। वो तो मेरा ख्याल में को रेंट पे वो चला रहे हैं, उनके पीछे को और है और वो रेंट पे अपना काम चलाने के लिए बैठे। ऐसी बात नहीं होती, हर काम का एक तरीका होता है। ये नहीं होता कि आपने बड़ी अच्छी बात की है अहमद साहब, मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तफाक करता हूं कि हर काम का तरीका होता है। सर ग्रिड स्टेशन में जाकर बिजली बहाल करवाना, वहां से बदतमीजी करना, ये भी तो तरीका दुरुस्त नहीं है ना। हर काम का तरीका होता है, इसका और भी तरीका तो हो सकता था ना। मेरी बात सुने, जो रियासत, जो हुकूमत फंडामेंटल राइट पूरे नहीं करेगी इसके अवाम के, सूबाई गवर्नमेंट क्या करे? मुझे ये बताएं। वो 18 घंटे बिजली बंद करे और ये चुप करके बैठे हुए? बिल्कुल इस तरह नहीं होगा। अच्छा। और ये खुद अनार्की की तरफ जा रहे हैं, ये एक बेस बना रहे हैं इस मुल्क को अनार्की की तरफ। ये 3 महीने हो गए ये गवर्नमेंट आई है, सिवाय अनार्की की मुझे बताएं इन्होंने किया क्या है? सर अनार्की तो वो स्टेटमेंट्स बढ़ा रही हैं जो वज़ीर आला KP अली अमीन गड्डापुर साहब देते हैं। मैं चढ़ाई कर दूंगा, मैं हमला कर दूंगा, मैं नेशनल ग्रिड को बंद कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अनार्की की स्टेटमेंट्स तो ये होती हैं जो उसमें इजाफा करती हैं। एक तरफ वो SIFC में बैठते हैं, वहाँ अच्छे बच्चे बनकर बैठते हैं, वहाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ भी बातचीत करते हैं, लेकिन बाद में जब वहाँ से निकलते हैं तो पता नहीं किस वजह से ऐसे बयान देना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरी बात सुने, जो इन्होंने गुड जेस्चर SIFC में बैठ के दिया है वो तो उन्होंने खुद जाया कर दिया है। वो तो देखे ना, दूसरे दिन उन्होंने KPK पे जुल्म शुरू कर दिया। मुझे ये बताएं कि अगर आप इधर पंजाब में और हमारी 18 घंटे लोड शेडिंग ना हो, वो बिजली ना हो और 7 सूबे में पूरी तरह बिजली आ रही, तो आप क्या करेंगे? देखिए ये बात नहीं है। आप देख रहे हैं चीजों को यक तरफा। अच्छा। ये यक तरफा ट्रैफिक नहीं चलेगी। और एक सूबा है, वहां का एक एग्जीक्यूटिव है, वो उन लोगों का स्टेक होल्डर है, उसने लोगों को जवाब देना है। आप ये कैसे कर सकते हैं कि एक सूबे में आप 18 घंटे बिजली बंद कर सकते हैं और आप कहेंगे उधर लोग चुप करके बैठे रहे? यही शहबाज शरीफ था जिसने 2008 से हर जगह पे पंजाब में इस जुलूस निकाले थे, जिसने ग्रिड स्टेशन और आप ठीक कह रहे हैं। शहबाज शरीफ का आपने हवाला दिया है, तो मीनार पाकिस्तान में खेमे लगाकर पंखे हाथ पंखे लेके बैठे होते थे, लेकिन वो कभी भी किसी ग्रिड स्टेशन में दाखिल नहीं हुए थे। वो लोग वापडा के दफ्तर में भी दाखिल होकर उन्होंने दफ्तर तोड़े थे, शायद आपको याद नहीं है। सर मैं मीनार पाकिस्तान आपको अगर याद हो, वहां पे खेमे लगाकर जिसमें बड़ी तनकीद भी होती रही है। मीनार पाकिस्तान का सिंबॉलिकली था, बट जो उस वक्त हाल हुआ था उस वक्त भी बहुत बुरा हाल हुआ था। लेकिन असल बात ये नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि इनको बड़े आराम से KPK का उसका हक देना चाहिए और NFC से जो उनके पैसे हैं वो देने चाहिए, और बिजली का जो शेयर है उनका, उनकी अच्छा आप अहमद बचर साहब, आप जो वो 10 फीडर्स हैं जहां पर बिजली चोरी हो रही है, लाइन लॉसेस 80% है, जहां पर अदायगियां नहीं की जा रही हैं, आप उसे जस्टिफाई करते हैं क्या? मैं नहीं जस्टिफाई करता, लेकिन मेरी एक बात सुने। आपके मोहल्ले में 2 चोर रहते हैं और पूरा मोहल्ला ही वो बर्बाद कर दे, फिर आपका घर भी तोड़ दे, मेरा भी तोड़ दे, हर किसी का तोड़ दे, क्योंकि वो कर रहे हैं। देखिए इस तरह नहीं होता। तो सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उन चोरों का फिर तायुन किसने करना है? जिसकी गवर्नमेंट है KPK में, जिसकी गवर्नमेंट है उसने तायुन करना है। आप लोगों की 2 टर्म्स वहां पर रही हैं। लाइन लॉसेस की कमी करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया अब तक? मेरी बात सुने, जी अहमद साहब, ये आप गलत बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह नहीं होता कि अगर गांव में या पिंड में या वांडे में या शहर में एक बंदा हो और पूरे वांडे पे आप बम गिरा दें। देखिए उसको आइडेंटिफाई, देखें बम गिराने की बात नहीं हो रही है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि जहां चोरी हो रही है, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो यही नारा लगाया था ना कि चोरों को नहीं छोड़ूंगा। अगर बिजली चोरी की जा रही है उनके अपने सूबे में, तो उसे रोकना भी तो गवर्नमेंट ने है ना। बिल्कुल नहीं, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करूंगा इस बात से। उसकी वजह यह है कि चोरी, हम कहते हैं कि चोरों को पकड़े, लेकिन चोरों के साथ पूरे इलाके को तो सजा न दें।
ये कहाँ का असूल है कि सर आप देखिए, जब तक आप खुद उसमें से निशानदही करके चोरों को नहीं देंगे तो फिर तो ऐसे ही होगा ना। मैं भी किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये काम तो गवर्नमेंट का ही होता है ना। मेरी अर्ज सुन ले, मैं अर्ज करता हूँ, मेरी अर्ज ये है कि इनको पता होता है, ये वापडे वालों को एक एक बंदे का पता होता है, ये जो मंथलियां लेते हैं इनको एक एक बंदे का पता होता है कौन तो चोरी सर कर रहा बिल्कुल है। ठीक है, अगर वो मंथलियां लेते हैं तो उन्हें कानून के कटहरे में लाएं। ये भी गवर्नमेंट ने करना है, ये मैंने या आपने नहीं करना। नहीं, ये देखिए उसके बाद फिर ये तरीका नहीं है ना कि आप पूरे शहर की लाइन लॉसेस के बिना। देखिए, टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक अ राइट। आप ठीक है उससे कह रहे हैं वो गलत है, ठीक है मान लेते हैं वो गलत है कि पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाए, लेकिन जो किया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से वो भी तो गलत है ना सर। जब देखिए मेरी बात सुने, 48-50 सेंटीग्रेड जब होगा निशान तो लोग घर बैठेंगे। आप क्या क्या बात कर रहे हैं मेरी जान। आप देखिए गरीब लोग, और जो आप मुझे ये बात बताएं, इतनी महंगाई, और जो छोटे छोटे घर होते हैं उनमें अगर बिजली भी ना हो आपके पास, तो आपका क्या ख्याल है कि वो लोग घर बैठेंगे? ये खुद अनारकी को दे रहे हैं, दावत दे रहे हैं। अच्छा चलिए ये बता दीजिए अहमद साहब, चूंकि वक्त भी कम है, आपके ख्याल में हल क्या है? हल की तरफ आते हैं। देखिए जी, इसका सीधा सा हल है, मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इसका सीधा सा हल है कि जो शेड्यूल ये वजीर आला KPK के साथ रब्ता करें, उनके साथ मिल बैठ के उस शेड्यूल को रिवाइव करें, और जब रिव्यू लेंगे उस शेड्यूल पे तो फिर इनको समझ आ जाएगी कि किस इलाके में किस टाइम बिजली जरूरी है। ये बड़ी आम सी बात होती है। कोई इलाका ऐसा होता है जहाँ पे रात को इतनी बिजली की जरूरत नहीं होती, ठंड पड़ जाती है देहाती इलाकों में, उनको दिन की जरूरत होती है। कोई इलाका होता है जहाँ पे रात बिजली की जरूरत ज्यादा होती है। अब जो एग्रीकल्चर एरियाज होते हैं निशान साहब, उसमें अगर आप बिजली को लगातार 6-7 घंटे दे दें तो ठीक है, अगर आप बिजली काट के देंगे तो उनका फायदा नहीं होगा। तो ये बैठ के ये एक मामला तय करें। ठीक है, मामला तय होना चाहिए बैठ के बातचीत के जरिए, यानी अल्टीमेटली बातचीत से ही मसला हल होगा। बहुत शुक्रिया अहमद बचर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील के साथ बात की। जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल चल रही है और वफाक और KP आमने सामने हैं, उस पर आपने मौक़िफ़ सुना कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असम्बली अहमद बचर साहब का। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बजट के बाद माहिरीन मईशत ये तखमीने ये अंदाज़े लगा रहे हैं कि महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा, जिसका असर गरीब आवाम की जेब पर पड़ेगा। लेकिन दूसरी जानिब आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने ये खुशखबरी दी है कि वफाकी हुकूमत ने बजट में वफाक और सूबों की सतह पर टैक्स को बढ़ाने के वसी इक़दाम लिए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के IMF के साथ डील के इम्कानात ज़्यादा हो गए हैं। फिच की रिपोर्ट के मुताबिक बजट के जुज़वी नफाज से भी माली खसारे में कमी होगी। फिच रेटिंग के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं कि पाकिस्तान अपने मुआशी अहदाफ हासिल कर पाएगा या नहीं, लेकिन जुज़वी नफाज से भी माली खसारे में होगी कमी, जिससे मुआशी नमू पर मनफी असर पड़ेगा। ताहम मईशत पर बैरूनी असरात होंगे कम। और फिच ये भी कहता है कि बजट में वफाक और सूबों की सतह पर टैक्स को बढ़ाने के वसी इक़दामात लिए गए हैं और तरक्याती बजट में भी खातिर खा इजाफा किया गया है। फिच का ये कहना है कि हुकूमत को पार्लियामेंट में इन इक़दामात पर अपोजिशन और इत्तेहादी जमातों की जानिब से सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि फरवरी में होने वाले इंतखाबात में नून लीग को तवक्को से कम मैंडेट मिला है। फिच ने अपनी पेशगोई में यह भी बताया कि मोहतात मुआशी पॉलिसी की वजह से मईशत की नमू हुकूमती तवक्को से कम हो सकती है, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि मुआशी नमू 3.5% की बजाय 3% होगी। हुकाम ने गुज़श्ता एक साल में सब्सिडी इस्लाहात गैर मकबूल इक़दामात लिए हैं और कर्ज़ों के हवाले से फिच का ये कहना था कि GDP की शरह के मुकाबले में हुकूमती कर्ज़ 68% कम होने की तवक्को है और महंगाई और शरह सूद में भी कमी होगी। माली साल 2025 में महंगाई 12% और शरह सूद 16% पर रहने का इम्कान है। माली ज़खायर पर फिच का कहना है कि पाकिस्तान के मौजूदा डॉलर ज़खायर अभी भी नाकाफ़ी हैं। पाकिस्तान को 2024-2025 में तकरीबन 20 अरब अमरीकी डॉलर के ज़खायर दरकार हैं। तो ये रिपोर्ट दी है फिच ने। प्रोग्राम का वक्त हो गया है ख़त्म। दस्तक से ज़िशान मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।